नमस्कार मित्रों, देसी ट्यूशंस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं 8th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड न्यू सिलेबस हिस्ट्री का 7th चैप्टर, जिसका नाम है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ये इसका पहला वीडियो है। आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भरपूर शेयर कीजिए। कुछ डाउट्स हो तो नीचे कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मेरे दूसरे वीडियोस देखना चाहते हो तो मैंने उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर की है, वहाँ पर जाकर आप मेरे दूसरे वीडियोस भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहकार आंदोलन कहते हैं उसे। इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट द पीरियड फ्रॉम 1920 टू 1947 इज नोन एज गांधीयन एरा। देखिए, भारतीय स्वतंत्र इतिहास में जो है 1920 से लेकर 1947 1947 तक का जो पीरियड कहा जाता है उसे गांधीयन एरा कहा जाता है, क्योंकि उस पर गांधी जी का बहुत प्रभाव था। After the death of Lokmanya Tilak in 1920, the reins of national movement went into the hands of महात्मा गांधी। 1920 में लोकमान्य तिलक जी की मृत्यु हो गई, निधन हो गया उनका। उसके बाद गांधी जी के हाथों में स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन चला गया। He gave a new direction to the freedom movement with the principles of truth, non-violence and सत्याग्रह। उन्होंने एक नई दिशा दी भारतीय लोगों को और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को। ट्रूथ, सत्य, नॉन वायलेंस, अहिंसा और सत्याग्रह, उस इन प्रिंसिपल्स की मदद से उन्होंने दिशा दी स्वतंत्रता संग्राम को। ड्यू टू द इन्फ्लुएंशियल लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी द नेशनल मूवमेंट बिकेम मोर कॉम्प्रहेंसिव। देखिए, उनका प्रभाव आम लोगों पर, आम भारतीयों पर बहुत ज़्यादा था, तो उसके कारण आम कॉमन लोगों तक वो आंदोलन लेकर जाने में काफ़ी सफल रहे। दिस लेड टू द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू एरा इन द फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया। तो इससे एक नया युग शुरू हो गया भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में। रोल ऑफ गांधी जी इन साउथ अफ्रीका। पहले गांधी जी जो थे 1915 से पहले वो साउथ अफ्रीका में गए थे। महात्मा गांधी वेंट टू साउथ अफ्रीका फॉर सम लीगल वर्क इन 1893। वकीली करने के लिए, वो वकालत करने के लिए वो 1893 में साउथ अफ्रीका में चले गए। देखिए, साउथ अफ्रीका में भी ब्रिटिशों का ही राज था। साउथ अफ्रीका वॉज अ कॉलोनी ऑफ द ब्रिटिश। उस समय साउथ अफ्रीका में ब्रिटिशों का राज था। मेनी इंडियंस हैड सेटल्ड देयर फॉर बिजनेस, ट्रेड एंड सच अदर वर्क। वहाँ पर कई सारे भारतीय लोग थे वहाँ पर अपना व्यापार करने के लिए, या फिर दूसरे काम, वर्कर्स भी थे, कई सारे मजदूर भी थे वहाँ पर काम करने के लिए। द इंडियंस इन साउथ अफ्रीका वेर ट्रीटेड एज क्रिमिनल्स एंड ह्यूमिलेटेड एट ऑल टाइम्स। भारतीय लोगों को बहुत बुरा बर्ताव किया जाता था वहाँ के ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा। वहाँ पर देखिए, ज़्यादातर लोग, अफ्रीकन लोग जो होते हैं वो ब्लैक होते हैं, काले होते हैं। हम जो भारतीय होते हैं वो जनरली ब्राउन होते हैं, ब्राउन या ब्लैक। और वो जो ब्रिटिश होते हैं वो वाइट होते हैं। तो वाइट ब्रिटिशर्स को वाइट सुप्रीमसी का बहुत, यानी हम वाइट है तो हमारा तो राज करने का अधिकार ही है, और ये काले, ब्राउन सारे निचले दर्जा के, निचले लेवल के ह्यूमन बीइंग्स है, और उनको बहुत बुरी बर्ताव किया जाता था। उनको गुलाम ही रखा जाना चाहिए, ऐसा उनका ओपिनियन था ब्रिटिशों का। तो ये वाइट सुप्रीमसी कहते हैं उसे, यानी सबसे सर्वोच्च लोग जो है वो वाइट स्किन के होते हैं। तो उसके कारण अफ्रीका में जो अफ्रीका के मूल लोग थे वो ब्लैक थे, और इंडियंस जो जाकर रहे थे वो तो या तो ब्लैक थे या फिर ब्राउन थे। तो उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया जाता था ब्रिटिश वाइट ऑफिसर्स द्वारा। In 1906, the government declared that it was compulsory for the blacks to carry an identity card, and their freedom was restricted as well. देखिए, 1906 में वहाँ के ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या घोषित किया कि हर ब्लैक को, ब्लैक यानी हम भी आते हैं उसमें, भारतीय, तो हर ब्लैक व्यक्ति को एक आइडेंटिटी कार्ड दिया गया, और उनकी फ्रीडम पर भी कई सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए। उनका रेलवे का कोच अलग था, उनका होटल, जो गलियां भी ब्रिटिशों की अलग थी, वाइट्स की, और बाकियों की अलग। वहाँ पर ब्लैक्स लोगों को अलाउड नहीं था एंट्री करने।
बाहर ऐसा बोर्ड लगाया जाता था, भारत में भी था बहुत ज़्यादा, कि डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, यानी हमारी बराबरी कुत्तों के बराबर मानते थे ब्रिटिश लोग। उतना ही नहीं, जो लोकमान्य तिलक थे उन्होंने उन्हीं की भाषा में उनको जवाब दिया था, यानी उन्होंने जो अपने स्कूल्स बनाए थे लोकमान्य तिलक जी ने, जहाँ पर देशभक्ति के शिक्षण दिया जाता था, वहाँ पर उन्होंने बाहर बोर्ड लगाया था, डॉग्स एंड ब्रिटिशर्स आर नॉट अलाउड, यानी उन्हीं की भाषा में उनको जवाब दिया। तो उनको आइडेंटिटी कार्ड कंपलसरी किया गया और उन पर कई सारे रिस्ट्रिक्शंस भी लाए गए। गांधी जी फॉलोड द पाथ ऑफ सत्याग्रह अगेंस्ट द इनजस्टिस एंड गेन जस्टिस फॉर द पीपल। उन्होंने वहां पर सत्याग्रह करना शुरू कर दिया नॉन वायलेंट तरीके से, यानी उन्होंने सभी अफ्रीकन लोगों को और भारतीय लोगों को गैदर किया और उन्होंने मास सामूहिक उन्होंने आइडेंटिटी कार्ड जलाना शुरू कर दिया। पुलिस ने बहुत मारा उनको, लेकिन उन्होंने वो रुके नहीं, मार खाते रहे, लेकिन उन्होंने जलाना जारी रखा। तो इसके कारण लोगों को तकलीफ तो होती थी, लेकिन धीरे धीरे लोगों में जागृति होने लगी और उनको थोड़ा न्याय मिलने लगा। गांधी जी अराइव्ड इन इंडिया, बाद में गांधी जी भारत में आ गए वहां से। ऑन 9th of January 1915 गांधी जी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से गांधी जी भारत में आ गए 9th of January 1915 को। इस दिन को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है, यानी जो इंडियन लोग हैं जो बाहरी देश में रहते हैं काम के लिए वगैरह, उनके रिस्पेक्ट में जो हमारे देश के नाम ऊंचा कर रहे हैं और उनको पैसा भी भेजते हैं कई बार, तो उनके रिस्पेक्ट में ये दिन मनाया जाता है, प्रवासी भारतीय दिवस। As suggested by गोपाल कृष्ण गोखले, he made a tour of the entire nation। गोपाल कृष्ण गोखले जी ने उन्हें एक सलाह दी कि आप पूरे देश को, भारत को जानने के लिए पहले आप पूरे भारत में भ्रमण कीजिए, घूम कर आइए, आम लोगों के साथ मिक्स होकर आइए। He became sad looking at the misery and poverty of the people। वो जब पूरे भारत में भ्रमण करके आए हैं गांधी जी, तो उनको पूरे देश में गरीबी, अशिक्षा, ये सारी बुरी हालत दिखी। He took up the vow of service to the nation। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि मैं देश की सेवा में अपना जीवन लगा दूंगा। He stayed at साबरमती आश्रम इन अहमदाबाद। अहमदाबाद गुजरात में उन्होंने साबरमती आश्रम में वो रहने लगे। He followed a new technique of सत्याग्रह to gain justice for common people। उन्होंने सत्याग्रह नाम की नई पद्धति शुरू की लोगों को न्याय दिलाने के लिए। फिलोसॉफी ऑफ सत्याग्रह, सत्याग्रह की विचारधारा क्या थी वो देखेंगे। गांधी जी ब्रॉट इन अ नोवेल टेक्निक ऑफ सत्याग्रह इन द पॉपुलर मूवमेंट। उन्होंने सत्याग्रह की टेक्निक शुरू कर दी। सत्याग्रह मीन्स इंसिस्टेंस ऑफ ट्रूथ। सत्याग्रह मतलब सत्य का आग्रह, जो सत्य है उसी पर डटे रहना, बिल्कुल ना हिलना उससे। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सत्याग्रह इज थ्रू पेशेंस and satyagraha an unjust person is made aware of truth and justice and also bring transformation in his views। देखिए, सत्याग्रह का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि हमारा संयम, पेशेंस, कितना भी अत्याचार हो हमें वायलेंस नहीं करना है, उसको जवाब नहीं देना है, और सत्य और न्याय की प्रतीक्षा में उसके अहिंसक तरीके से, नॉन वायलेंट तरीके से, यानी पलट कर जवाब नहीं देना, बस वो सहते रहना है। और जब सामने वाले को दया आएगी, वो जब थक जाएगा मार मार कर, तब शायद हमें न्याय मिलेगा। ऐसा उसका विचार था, उसके पीछे का विचार था। अ पर्सन फॉलोइंग सत्याग्रह शुड नेवर यूज वायलेंस एंड अनट्रूथ मीन्स वॉज द टेक्निक्स टीचिंग्स ऑफ गांधी जी। जो व्यक्ति सत्याग्रह करता है उसने कभी भी हिंसा नहीं करनी है और असत्य नहीं बोलना है, ऐसा उनका सीख थी गांधी जी की। लेटर, नॉट ओनली इन इंडिया बट इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, पीपल अडॉप्टेड द पाथ ऑफ सत्याग्रह टू फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस। बाद में गांधी जी के बाद भी कई सारे विश्व भर के नेताओं ने गांधी जी से प्रेरणा लेकर सत्याग्रह किया है पूरे विश्व में। गांधी जी पाथ ऑफ सत्याग्रह मेड एन इम्पैक्ट ऑन मार्टिन ल्यूथर किंग
who was struggling for the rights of blacks in America as well as on Nelson Mandela in South Africa. गांधी जी का सत्याग्रह का प्रभाव किन पर था? मार्टिन ल्यूथर किंग, जो अमेरिका में पहले ब्लैक्स को कोई अधिकार नहीं थे, उनको बहुत बुरा बर्ताव किया जाता था, तो उनको अधिकार देने के लिए, वोटिंग राइट्स नहीं थे, उनको कुछ नहीं था, तो उनको बराबरी का अधिकार देने के लिए, व्हाइट्स के बराबरी का अधिकार देने के लिए सत्याग्रह का अवलंब किया। उनके जो नेता थे ब्लैक्स के, वो मार्टिन ल्यूथर किंग जूनियर नाम था उनका। तो 1960s में ये आंदोलन काफ़ी चला था अमेरिका में। और नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका में, देखिए साउथ अफ्रीका में गोरों का राज था और ब्लैक्स लोग जो थे जनता थे, तो गोरे बहुत अत्याचार करते थे। ये 1990s तक चला। तो नेल्सन मंडेला ब्लैक्स के लीडर्स थे, उन्होंने काफ़ी सत्याग्रह करके उनको अच्छा अधिकार दिलाए। चंपारण सत्याग्रह। इन बिहार द फार्मर्स ऑफ चंपारण रीजन वेर फोर्स टू कल्टिवेट इंडिगो। बिहार में चंपारण गांव में उस आसपास के लोगों को कंपल्शन किया गया था कि उन्होंने नील, इंडिगो ही प्रोड्यूस करना है। अभी नील जो है कलर करने के लिए यूज किया जाता है, डाई यानी कपड़ों को। द कल्टिवेटर्स सफर्ड इकोनॉमिकली सिंस दे रिसीव्ड फिक्स्ड अमाउंट्स फ्रॉम द प्लांटर्स। जो किसान थे, जो नील उगाना उनको कंपलसरी किया गया था, उनको कितना भी प्रोडक्शन करो, उनको बस एक डेफिनेट अमाउंट ही दी जाती थी पैसे। आप 10 किलो नील बनाओ तो भी आपको 10 रुपये मिलेंगे, और 100 किलो बनाओ तो भी आपको 10 रुपये ही मिलेंगे। गांधी जी वेंट टू चंपारण इन 1917। गांधी जी ने ये देखा और वो 1917 में चंपारण को गए। He organized the farmers in Champaran and launched agitation by following the way of सत्याग्रह। उन्होंने सारे किसानों को इकट्ठा किया और उन्होंने सत्याग्रह करना शुरू कर दिया। गांधी जी फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन इंडिया बिकेम सक्सेसफुल एंड द फार्मर्स वेर गिवन जस्टिस। गांधी जी ने जो मांगे रखी थी वो यशस्वी रही और ब्रिटिशों ने मांगे मान ली किसानों की। उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह। ड्यू टू कॉन्स्टेंट फेमिन्स इन खेड़ा डिस्ट्रिक्ट गुजरात द क्रॉप हैड फेल्ड। देखिए गुजरात में बहुत अकाल आता है, यानी हमारे महाराष्ट्र में जो मराठवाड़ा रीजन है वैसे ही है, बारिश कम होती है। तो वहाँ पर खेड़ा ज़िले में बहुत ज़्यादा अकाल आया था, बारिश नहीं हुई थी, उसके कारण क्रॉप फेल हो गया था, क्रॉप नहीं आया था खेती में। स्टिल लैंड टैक्स वॉज फोर्सिबली कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट। मैंने पिछले वीडियोस में भी बताया आपको ब्रिटिशों के काल में कोई भी अगर जो है क्रॉप आए ना आए, कुछ भी ना आए, आपको इतना टैक्स देना ही पड़ता था। गांधी जी सजेस्टेड दैट फार्मर्स शुड रिफ्यूज टू पे द टैक्स। गांधी जी ने किसानों को सलाह दी कि आपको टैक्स नहीं देना है बिल्कुल, चाहे कुछ भी हो जाए। द फार्मर्स बिगन द मूवमेंट फॉर स्क्रैपिंग ऑफ टैक्स एट खेड़ा इन 1918। फार्मर्स ने क्या शुरू कर दिया? आंदोलन शुरू कर दिया खेड़ा में, ताकि उनका टैक्स जो है, कर जो है, लगान माफ किया जा सके। गांधी जी एक्सेप्टेड द लीडरशिप ऑफ दिस मूवमेंट। गांधी जी ने इसकी लीडरशिप स्वीकार की और उनकी लीडरशिप के अंडर ये चल रहा है। विदिन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम द गवर्नमेंट सस्पेंडेड द टैक्स। कुछ समय बाद ही ब्रिटिश गवर्नमेंट ने टैक्स को माफ कर दिया। वर्कर्स मूवमेंट एट अहमदाबाद। बाद में वर्कर्स का आंदोलन चला अहमदाबाद गुजरात में। ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर देयर वाज अ ग्रेट इन्फ्लेशन। मैंने आपको बताया है पिछले वीडियो में भी कि पिछले चैप्टर में कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो वेपन्स वगैरह बनाने के लिए बहुत पैसे की जरूरत थी, तो उसके लिए पैसा चाहिए, तो वो उन्होंने अपने लोगों पर नहीं लगाया, ब्रिटिशों ने यहाँ पर भारतीयों को लूटना शुरू कर दिया, और भी ज्यादा, पहले भी लूट रहे थे और ज्यादा टैक्स लगाना शुरू कर दिया। उसके कारण महंगाई बहुत बढ़ गई। मिल वर्कर्स डिमांडेड फॉर राइज इन सैलरी। जो मिल वर्कर्स थे, जो टेक्सटाइल मिल्स वगैरह होती है, कापड़ गिरनी वगैरह, उनको उन्होंने डिमांड कर दी कि हमारे सैलरी में इंक्रीज होना चाहिए। बट द मिल ओनर्स रिजेक्टेड दिस डिमांड। लेकिन जो मिल के मालिक थे उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, वो नहीं माने। एज पर गांधी जी's एडवाइस द वर्कर्स वेंट ऑन हंगर स्ट्राइक। गांधी जी ने सलाह दी उन्हें कि आप भूख हड़ताल पर जाइए, यानी कुछ भी खाना नहीं खाना।
Finally, the mill owners had to back off and the salary of workers was increased. भूख हड़ताल शुरू कर दी उन्होंने, खाना बंद कर दिया. उसके बाद मिल ओनर्स ने उनकी मांगे मान ली और वर्कर्स की सैलरी बढ़ाई गई. सत्याग्रह अगेंस्ट रॉलेट एक्ट. इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर द इंडियंस हैड हेल्प द ब्रिटिश. ब्रिटिशों ने कहा था कि आप अगर हमारे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में मदद करोगे तो शायद हम आपकी कुछ मांगे मान लेंगे. तो ऐसा समझकर ब्रिटिशों ने, भारतीयों ने इनकी मदद की थी. The Indians felt that after the world war is over, there will be a system of governance for taking decisions for well-being of Indians. उन्होंने, भारतीयों ने ये सोचा कि अगर हम अभी मदद करते हैं ब्रिटिशों की तो बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट थोड़ी भारतीयों का विचार करेगी, उनका भलाई सोचेगी. There was growing unrest among the Indians regarding the increasing prices and taxes. भारतीयों के बीच में बहुत गुस्सा था, बेचैनी थी. जो प्राइसेस, कीमतें बढ़ती जा रही थी, टैक्सेस भी बढ़ते जा रहे थे. टू सप्रेस दिस डिसकंटेंट एंड टू सजेस्ट मेजर्स अबाउट इट, अ कमिटी वाज अपॉइंटेड अंडर सर सिडनी रॉलेट. सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया गया, कमिटी. According to recommendations of this committee, a new law was passed without considering the opposition of Indian members in Central Legislative Assembly on 17th of March 1919. उस कमिटी के अनुसार एक लॉ बनाने को कहा गया, लेकिन भारतीय जो एमपी जिसे कहते हैं सांसद, ब्रिटिश यानी दिल्ली के संसद में, देखिए कैसे सिस्टम थी. भारतीयों को इलेक्ट करना तो अलाउड था, कुछ भारतीयों को इलेक्ट होना अलाउड था, लेकिन वो हमेशा अपोजिशन में रहते हैं. आपको हमने देखा है सिविक्स केस में दो पार्टीज होती है संसद में, एक तो रूलिंग पार्टी यानी जो सरकार है और दूसरी होती है अपोजिशन पार्टी. तो वहां पर ऐसा ही था कि उस समय, लेकिन इलेक्ट होकर कोई भी आए भारतीय, वो हमेशा अपोजिशन में ही बैठेंगे और रूलिंग विल बी ऑलवेज ब्रिटिशर्स. सत्ता करना हमेशा ब्रिटिशों का होगा और अपोजिशन में हमेशा इंडियंस ही रहेंगे, ऐसा था. तो जो इंडियंस थे उन्होंने काफी विरोध किया इस एक्ट का, लेकिन फिर भी इस एक्ट को पास कर दिया गया 17 मार्च 1919 को. दिस लॉ केम टू बी नोन एज रॉलेट एक्ट. उस कानून का नाम था रॉलेट एक्ट. दिस एक्ट गेव द राइट टू द गवर्नमेंट टू अरेस्ट एनीबडी विदाउट एनी वारंट और इम्प्रिजन विदाउट एनी ट्रायल. उस अधिनियम के अनुसार ब्रिटिश सरकार को क्या अधिकार मिला? किसी को भी केवल शंका के आधार पर अरेस्ट किया जा सकता था, वारंट के बिना. देखिए, अरेस्ट करने का पहले वारंट निकालना पड़ता है कोर्ट से. तो उन्होंने ऐसा कानून बनाया कि बिना वारंट, अरेस्ट वारंट के किसी को भी अरेस्ट किया जा सकता है और उसको कैद किया जा सकता है, और कितने भी लंबे समय तक. अपील वॉज प्रोहिबिटेड अगेंस्ट द पनिशमेंट गिवन थ्रू दिस एक्ट. इस कानून के अंतर्गत जिसको भी सजा दी गई थी उनको अपील करना अलाउड नहीं था. जैसे आज हम करते हैं ना, अगर लोअर कोर्ट में हमारी निर्णय कुछ अच्छा नहीं लगा हमें, तो हम हाई कोर्ट में जाते हैं, हाई कोर्ट में अच्छा नहीं लगा तो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं. तो ऐसे अपील करने का कोई उसमें प्रोविजन नहीं था. उन्होंने कहा जब हमने बोल दिया तो बस यही है, कोई अपील वगैरह कुछ नहीं. The Indians called this act as Black Act, and a tide of anger aroused all over India against this act. भारतीयों ने इसको काला कानून, ब्लैक लॉ, ब्लैक एक्ट कहना शुरू कर दिया और भारतीयों के बीच में इसके खिलाफ गुस्सा बढ़ने लगा. गांधी जी लॉन्च अ सत्याग्रह अगेंस्ट इट. गांधी जी ने इसके विरोध में भी सत्याग्रह शुरू कर दिया. On 6th of April 1919, he appealed to the Indians to follow हड़ताल all over India against the act. उन्होंने अपील की भारतीयों को 6 अप्रैल 1919 को. देखिए, 17 मार्च के बाद कुछ दिनों बाद, नेक्स्ट महीने में ही उन्होंने अपील कर दी भारतीयों को कि आप हड़ताल कर दीजिए. बिल्कुल जो गवर्नमेंट स्कूल्स है ब्रिटिश गवर्नमेंट के, वहाँ पर मत जाइए, जो गवर्नमेंट नौकरियां हैं वहाँ पर मत जाइए. तो इंडियंस रिस्पॉन्डेड टू दिस अपील ऑन अ लार्ज स्केल. भारतीयों ने अच्छा उनको रिस्पॉन्स दिया. जालियनवाला बाग मैसेकर, उसके बाद जालियनवाला बाग हत्याकांड हो गया. द मूवमेंट दैट अराउज्ड अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट
टुक ओवर अ फियर्स फॉर्म इन द प्रोविंस ऑफ पंजाब। पंजाब में बहुत क्रोध था लोगों में, बहुत गुस्सा था रॉलेट एक्ट के विरोध में, और पंजाब में लोग बहुत ज्यादा आंदोलन करने लगे। अमृतसर बिकेम द मेन सेंटर ऑफ दिस मूवमेंट। अमृतसर जो था मेन मुख्य केंद्र था उस आंदोलन का। द गवर्नमेंट हैड स्टार्टेड द स्पेट ऑफ सप्रेशन। धीरे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने उस आंदोलन को कुचलना शुरू कर दिया निर्दयता से। गांधी जी वॉज प्रोहिबिटेड फ्रॉम एंटरिंग द प्रोविंस ऑफ पंजाब। पंजाब में गांधी जी को एंट्री करने से रोक दिया गया। जनरल डायर इशूड ऑर्डर्स ऑफ बैन ऑन पब्लिक मीटिंग्स इन अमृतसर। अमृतसर में लोगों को सभाएं करने पर पाबंदी लगाई गई जनरल डायर द्वारा। इंपॉर्टेंट लीडर्स लाइक डॉक्टर सत्यपाल एंड डॉक्टर किचेलू were arrested for their involvement in अमृतसर हड़ताल केस। अमृतसर में जो भी स्ट्राइक शुरू कर दिया था लोगों ने हड़ताल में, उसके विरोध में जनरल डायर ने डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचेलू जो वहां के लीडर्स थे उनको अरेस्ट कर दिया गया। एज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस ऑन 13th of April 1919 ऑन अ बैसाखी डे द पीपल ऑफ अमृतसर असेंबल्ड एट अ प्लेस नेम जालियनवाला बाग। जालियनवाला बाग नाम के एक मैदान में जो पूरे चारों तरफ से बंद था, बस एक ही गेट था उसमें एंट्री के लिए और चारों तरफ से वो बंद था। तो वहां पर सभा करने के लिए 13th of April 1990 को बैसाखी एक त्योहार होता है पंजाब में, तो उस दिन पर लोग जमा हुए वहां पर। जनरल डायर अराइव्ड विथ आर्म्ड फोर्स। जनरल डायर वहां पर आया पूरी सेना के साथ। द प्लेस वॉज एनक्लोज फ्रॉम ऑल साइड्स एंड हैड ओनली वन स्मॉल गेट। जो जालियनवाला बाग था वो पूरी सभी तरफ से बंद था, बस एक छोटा गेट था एंट्री के लिए। जनरल डायर वहां पर ही खड़ा हो गया, अपनी सेना खड़ी कर दी उसने उस गेट के पास ही, ताकि कोई बाहर ना छूट पाए, कोई बाहर निकल ना पाए बचकर। जनरल डायर पोजीशन हिज आर्मी एंड क्लोज डाउन द ओनली गेट। वो गेट बंद कर दिया और उसने गेट के सामने वो खड़ा हो गया और अपनी सेना के साथ ब्रिटिश गवर्नमेंट की। Without giving any prior notification to the disarmed innocent people, he ordered his soldiers to fire. उसने कोई वार्निंग नहीं दी कि आप मैदान छोड़कर चले जाइए, नहीं तो मैं फायरिंग करूंगा, आपको वार्निंग देता हूं, आप आंदोलन करना छोड़ दीजिए। ऐसा एक भी वार्निंग नहीं दी, उसने डायरेक्ट गोलीबारी शुरू कर दी। जो लोग निहत्थे थे, बच्चे थे, उसमें महिलाएं थी, बूढ़े लोग थे, उन सभी पर उसने गोलीबारी शुरू कर दी और बाहर जाने का रास्ता भी बंद कर दिया ताकि कोई बचकर ना जाने पाए। 1660 राउंड्स हैड बीन फायर्ड। 1660 राउंड्स फायर किए गए। द आर्मी कंटिन्यूड फायरिंग अंटिल एम्यूनिशन वाज ओवर। जब तक आर्मी के पास जो भी गोलियां थी वो खत्म नहीं हो जाती तब तक उन्होंने कंटिन्यूअस फायरिंग शुरू की। ये क्यों किया उन्होंने? देखिए, यही व्हाइट सुप्रीमेसी मेंटालिटी जिसे कहते हैं, यानी व्हाइट जो होते हैं वो सुपेरियर होते हैं, ऊपर की रेस होती है, और बाकी ब्लैक्स वगैरह जो होते हैं वो निचले दर्जे के होते हैं, उनको गुलाम लातों में ही रखना चाहिए, जूतों में ही। ऐसा उनकी जो मेंटालिटी थी, और ब्लैक्स के लिए जो नफरत थी भारतीयों के लिए कि भारतीय ये तो कुत्ते के बच्चे हैं, ये तो सुअर के बच्चे हैं, ऐसी मेंटालिटी जो थी, ये उस मेंटालिटी के कारण उन्होंने इस नफरत में उन्होंने ये ऐसी ही हिंसा की थी। ये तो एक छोटा एग्जांपल है, ब्रिटिशों ने बहुत ज्यादा अत्याचार किए हैं, वो हमें इंसान ही नहीं मानते थे भारतीयों को। इन दिस मैसेकर अबाउट 400 पीपल इंक्लूडिंग मेन एंड वुमेन वेर किल्ड। 400 लोग मारे गए बस 15-20 मिनट में। उसमें महिलाएं थी, पुरुष थे, बूढ़े लोग थे, बच्चे थे। मेनी पीपल वेर वुंडेड, कई सारे जख्मी हो गए। आफ्टर फायरिंग कर्फ्यू वॉज अनाउंस्ड एंड हेंस इमीडिएट ट्रीटमेंट टू द इंजर्ड कुड नॉट बी मेड अवेलेबल। फायरिंग करने के बाद जो बचे कुचे लोग थे थोड़े बहुत, उसने कर्फ्यू घोषित कर दिया। उसके कारण सारे सड़क पर निकलना बंद हो गया, उसके कारण हॉस्पिटल में जाना इम्पॉसिबल हो गया, तो किसी को जख्मियों को इलाज मिलना भी इम्पॉसिबल हो गया और जख्मी मरने लगे और ज्यादा। इन एंटायर पंजाब मिलिट्री लॉ वॉज एनफोर्स एंड मेनी वेर सेंट टू जेल बाय द गवर्नमेंट। मिलिट्री लॉ लगा दिया पूरे पंजाब में ताकि जो भी बाहर निकलेगा उसे गोली मार दी जाए, ऐसा। और बड़े बड़े लीडर्स को जेल में भेजा गया। जनरल माइकल ओ डायर गवर्नर ऑफ पंजाब वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मैसेकर। ये पंजाब का गवर्नर था, वो जनरल डायर, उसके कारण ये हुआ था।
ऑल ओवर इंडिया। वो हम भारतीयों को इंसान ही नहीं मानते, तो इंसानियत के मानवता धर्म से बिहेव करने का तो कोई सवाल ही नहीं है। हम तो इतने भारतीय लोग तो इतने दयालु होते कि हम कुत्ते का बच्चा भी सड़क पर गाड़ी के नीचे आया जाए तो हम गाड़ी स्लो करते हैं या उसको केयर करते हैं। लेकिन ये इतने क्रूएल थे ब्रिटिश लोग कि उन्होंने इंसानों को काटा है, मारा है, इतना भारतीयों को। यानी ऑल ओवर इंडिया देयर वाज प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस एक्ट। पूरे भारत में इसके विरोध में बहुत आंदोलन हुए। एज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस मैसेकर, रविंद्रनाथ टैगोर गेव अवे द टाइटल ऑफ सर बिस्टोड ऑन हिम बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। देखिए, इस आंदोलन और इस हत्याकांड के विरोध में उसका निषेध करने के लिए रविंद्रनाथ टैगोर जी को सर का पदवी दी गई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा, क्योंकि वो बहुत बड़े कवि और लेखक थे। उनको उनके सम्मान में सर की पदवी दी थी, तो उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर जी ने सर की पदवी ब्रिटिशों को वापस कर दी कि हमें आपकी पदवी नहीं चाहिए। लेटर इंडियंस डिमांडेड फॉर इंक्वायरी ऑफ दिस मैसेकर, हेंस द ब्रिटिश गवर्नमेंट अपॉइंटेड द हंटर कमीशन। भारतीयों ने बहुत मांग की कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, इस पर चौकसी की जानी चाहिए, तो ब्रिटिशों ने हंटर कमीशन की स्थापना की। खिलाफत मूवमेंट, बाद में खिलाफत मूवमेंट देखिए क्या है वो देखते हैं। मुस्लिम्स ऑल ओवर द वर्ल्ड रिगार्डेड द रूलर ऑफ टर्की एज देयर रिलीजियस लीडर। देखिए, टर्की जो है तुर्कस्तान जिसे कहा जाता है, उसका जो रूलर था, उसका जो किंग था, उसको खलीफा कहा जाता था। तो पूरे विश्व के मुस्लिम्स जो थे उसको अपना मजहबी लीडर मानते थे, ठीक है, रिलीजियस लीडर मानते थे। ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर टर्की फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश। पहले विश्व युद्ध के दौरान टर्की ने जो है ब्रिटिशों के विरोध लड़ाई की थी। टू गेट द सपोर्ट ऑफ इंडियन मुस्लिम्स इन द वॉर, द ब्रिटिश हैड एश्योर्ड दैट आफ्टर द एंड ऑफ द वॉर खलीफाज एम्पायर विल नॉट बी हार्म्ड। जो खलीफा था, वहां का जो बादशाह था, वो भारतीय मुसलमानों को ब्रिटिशों ने आश्वासन दिया था कि अगर आप हमारा सपोर्ट दोगे वर्ल्ड वॉर लड़ते समय, तो हम खलीफा के राज्य को कोई धक्का नहीं, कुछ हार्म नहीं करेंगे। बट आफ्टर द एंड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इंग्लैंड डिड नॉट स्टिक टू इट्स एश्योरेंस। लेकिन बाद में क्या होने लगा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होने के बाद खलीफा के विरोध में एक तो इंग्लैंड ने भी शुरू कर दिया थोड़ा बहुत षड्यंत्र, और वहां के जो लोग थे टर्की के, जो खलीफा के बादशाह के नीचे थे, उन्होंने भी आंदोलन करना शुरू कर दिया, क्योंकि खलीफा जो था वो काफी यानी अत्याचारी था। तो उसके कारण वो टर्किश के लोग, तुर्की के अपने लोग, यानी खलीफा के अपने लोग, वो उसके विरोध में खड़े हो गए और उसको पद से हटाने की मांग करने लगे। यानी वो तो इलेक्टेड नहीं था, तो उसके खिलाफ बहुत गुस्सा था लोगों के बीच में। तो कमाल पाशा नाम का उनका मिलिट्री लीडर था, मिलिट्री सेनापति, मिलिट्री चीफ, उसने लीडरशिप ली और खलीफा को पद से हटाने के लिए बहुत बड़ा आंदोलन किया और खलीफा को पद से हटा दिया। और वहां के लोग ही उसके खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, टर्की के अपने लोग। तो अ टाइड ऑफ ग्रेट डिसकंटेंट अराउज अमंग द मुस्लिम्स। तो खलीफा का सिंहासन डोलता देखकर, यानी उसके सिंहासन को झटके पहुंचने लगे थे, वहां के लोग उसके खिलाफ खड़े हो गए थे, वहां के लोग उसके खिलाफ आंदोलन करने लगे थे। तो ये देखकर हमारे भारतीय मुसलमानों को लगा कि इसके पीछे शायद ब्रिटिश हो सकते हैं। द मूवमेंट स्टार्टेड बाय इंडियन मुस्लिम्स टू सपोर्ट द खलीफा वाज कॉल्ड खिलाफत मूवमेंट। तो वहां के खलीफा के लोग, अब खलीफा की जो प्रजा थी, वहां के लोग उसके खिलाफ खड़े हो गए और उसको पद से हटाने की मांग करने लगे। लेकिन यहाँ के मुसलमान, इंडियन मुस्लिम्स ने क्या किया कि खलीफा को पद पर बनाए रहना चाहिए, इसलिए यहां पर उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया कि या खलीफा को रहने दीजिए, खलीफा को नहीं हटना चाहिए पद से। वहां पर उसके लोग आंदोलन कर रहे खलीफा के प्रजा, लेकिन यहाँ पर भारतीय मुसलमान जो है वो खलीफा के समर्थन में थे। गांधीजी थॉट दैट ऑन दिस प्रॉब्लम इफ the Hindus and Muslims come together and start a national movement, then the government can surely be brought to its senses. गांधी जी को लगा कि ये अच्छा मौका है हिंदूज और मुस्लिम्स को यूनाइट करने का,
और उन्होंने खिलाफत आंदोलन को, यानी टर्की में वहां का राजा को पद पर बनाए रहने के लिए, जिसके खिलाफ उसके अपने लोग खड़े हो चुके थे, उसको पद पर बनाए रखने के लिए यहाँ के मुस्लिम्स जो आंदोलन कर रहे थे उनको गांधी जी ने भी सपोर्ट कर दिया। तो ये काफी गलत निर्णय था। यहीं से हमारे देश में पार्टीशन के बीज बोए गए, पाकिस्तान के बुनियाद यहीं से बनी गई। देयरफॉर गांधी जी सपोर्टेड द खिलाफत मूवमेंट। तो उन्हें लगा कि खिलाफत आंदोलन को सपोर्ट करने से मुस्लिम्स का यानी मन जो है दिल जीता जा सकता है, तो उन्होंने खिलाफत आंदोलन को सपोर्ट किया। लेकिन इसी आंदोलन के सपोर्ट के साथ भारत में विभाजन के बीज बोए गए पाकिस्तान के। द खिलाफत कमिटी एक्सेप्टेड गांधीजी's प्रपोजल ऑफ फॉलोइंग नॉन कॉपरेशन टू द गवर्नमेंट। खिलाफत कमिटी जो थी, जो खिलाफत आंदोलन चला रही थी खलीफा को पद पर बनाए रखने के लिए, उन्होंने गांधी जी का प्रपोजल एक्सेप्ट किया नॉन कॉपरेशन का, असहकार आंदोलन का, यानी गवर्नमेंट के साथ कॉपरेशन बंद। हिंदू मुस्लिम यूनिटी वॉज सीन स्पेशली ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो हिंदुओं ने मुसलमानों का बहुत सपोर्ट किया इस आंदोलन के लिए। तो यहाँ पर इस वीडियो में यहीं तक रुकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भरपूर शेयर कीजिए। कुछ डाउट्स हो तो नीचे कमेंट में पूछे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद मित्रों, आपका दिन बहुत बहुत शुभ जाए।